बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 13, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों का 2 वीडियो हो चुका है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 13.9 और यहाँ से इसके आगे देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ है क्रियाकलाप 13.9 में तांबे के तार की 2 भिन्न कुंडलियाँ लीजिए, जिनमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक, जैसे कि क्रमशः 50 तथा 100 फेरे हों। इन कुंडलियों को चित्र 13.17 में यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कुंडली 1 और कुंडली 2 में दिखाया गया है। दर्शाए अनुसार किसी विद्युतरोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। आप मोटे कागज को भी खोखले बेलन के रूप में लपेटकर यह कार्य कर सकते हैं। कुंडली 1 को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स किया है। अन्य कुंडली 2 को भी चित्र 13.7 में दर्शाए अनुसार गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। यहाँ देखिए, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया है। कुंजी को प्लग में लगाइए, गैल्वेनोमीटर का परीक्षण कीजिए, क्या इसकी सुई कोई विक्षेप दर्शाती है। आप यह देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति से वापस शून्य पर आ जाती है। यह कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होना सूचित करता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा विक्षेपण को यहाँ पर दिखाया गया है गैल्वेनोमीटर में। चित्र 13.17 कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तित करने पर कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होती है। बैटरी ए से कुंडली 1 में वियोजित कीजिए। आप यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली 2 में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। इस क्रियाकलाप में हम यह परीक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा अस्थायी होती है, कुंडली 2 से वियोजित गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेपण नहीं दर्शाता। इन परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त है, तो कुंडली, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है, तो कुंडली 2 में एक विभवांतर जो है प्रेरित होता है। कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली 2 में द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती है। अतः द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उनमें विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उससे, यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिखाया गया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इसमें देखिए जो विद्युत धारा को उसका जो है चालक की गति दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा इस तरह से ग्राफ से दिखाया गया है। गति जो अंगूठा है, और ये तर्जनी है क्षेत्र, और ये मध्यमा है क्षेत्र, और ये तर्जनी को दिखाया गया है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा
उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस परिस्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, जो कि चित्र 13.18 में हम लोग देख लिए हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इस सरल नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हम लोग अभी उत्तर पहले देखेंगे, फिर विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित ढंग से कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। पहला तो कुंडली एवं चुंबक को आपेक्षिक गति में लाकर। दूसरा है, एक धारावाहिक कुंडली एवं एक सामान्य कुंडली में सापेक्षिक गति उत्पन्न करके। तथा तीसरा है, दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान को परिवर्तित करके। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, किसी कुंडली में, प्रश्न है विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित ढंग से किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें पहला है, कुंडली एक चुंबक को अपेक्षित गति में लाकर। दूसरा है, एक धारावाही कुंडली एवं एक सामान्य कुंडली में सापेक्षिक गति उत्पन्न करके। तथा तीसरा है, दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान को परिवर्तित करके। आगे फ्रेंड्स, हम लोग का पॉइंट है विद्युत जनित्र। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों का हमने ऊपर अध्ययन किया, उनमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिणाम प्रायः बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चित्र 13.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है ABCD होती है, जिसे किसी अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो बलाइयों R1, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। दो स्थिर चालक ब्रूसों, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ब्रूस दिया हुआ है B1 और B2, ये देखिए, ये B1 है और ये B2 है, को पृथक रूप से क्रमशः बलाइयों R1, ये देखिए फ्रेंड्स, R1 है और ये R2 है, तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों बलाय R1 तथा R2 भीतर से जुड़ी धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है विद्युत धारा जनित्र के सिद्धांत को दर्शाना। यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है।
जो कि संयोजित होता है। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मान लीजिए कुंडली ABCD को चित्र 13.19 में दर्शाई व्यवस्था में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इन प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश नोट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार अब बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा संक्षेप में AC कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र यानी कि AC जनित्र कहते हैं। डिस्त धारा अर्थात DC जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के द्विक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय द्विक परिवर्तक की कार्य प्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। देखिए चित्र 13.15 में। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा यानी कि DC जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें अधिकांशतः में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, जो DC की तुलना में AC का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। आगे फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखे, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा जो है फ्रेंड्स जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा क्वेश्चन है दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए, तो उसका उत्तर हो जाएगा दिष्ट धारा के कुछ मुख्य स्रोत हैं, जिसमें पहला है विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा है स्टोरेज सेल तथा तीसरा है DC जनित्र। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के स्रोतों के नाम है AC जनित्र, जल विद्युत धारा,
क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधे। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, पॉइंट्स है 13.7। घरेलू विद्युत परिपथ इसमें दिया है। हमने अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसमें मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को, जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर में लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्रायः घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं, एक 15A विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे कि गीजर, वायु शीतलक यानी कि कूलर या एयर कंडीशन आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5A विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है, जिससे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भूसंपेक तार, जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। ये ग्रीन वाला जो दिया हुआ है लाइन, भू संपर्क तार है, विद्युतमय तार है। ये उदासीन तार है जो काला है, और ये विद्युतमय तार है जो रेड कलर से दिखाया गया है। ये 220 वोल्ट का विभवांतर है। ये विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है। विद्युतमापी वितरण बॉक्स, जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे हों। चित्र दिया हुआ है 13.20 है। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से एक परिपथ का व्यवस्था आरेख यहाँ दिया हुआ है। आगे यहाँ था, सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संयंत्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस संयंत्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस संयंत्र को उपयोग करने वाले व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। चित्र 13.20 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत संयंत्रों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संयंत्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है, ताकि इच्छानुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके, सभी संयंत्रों को समान वोल्टता मिल सके। इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है।
विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पिछले अध्याय यानी कि अनुभाग 12.7 में हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत का एक कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र को अभिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा संधारित्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। इसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत संयंत्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल तपन फ्यूज को पिघला देता है जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सर्किट से बहुत से विद्युत संयंत्रों से संयोजित करने से भी अतिभारण हो जाता है। आगे है फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है आपने क्या सीखा, और उसके बाद हम लोग का आएगा अभ्यास के प्रश्न। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः उपयोग में आने वाले 2 उपायों के नाम है विद्युत फ्यूज और दूसरा है भू संपर्क तार का उपयोग। प्रश्न 2 है, 2 kW शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में परिचालित किया गया है जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5A है। इससे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं? स्पष्ट कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथों में अभिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि P बराबर V² तो यहाँ पे मान रख देंगे 2 गुने 10⁻³ और इस तरह से हो जाएगा 220 गुना 220/R। R बराबर यहाँ पे हो जाएगा मान रख देने पर तो I बराबर V/R। इस तरह से मान पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा I बराबर 9.09 एम्पियर। इस अत्यधिक विद्युत धारा पर तंदूर खराब हो जाएगा एवं कार्य नहीं करेगा। अतिभारण से बचने के लिए एक ही सर्किट से अधिक उपकरणों को नहीं संयोजित करेंगे। इसका निष्कर्ष निकल के आ गया। आगे है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3 है, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक ही सर्किट से बहुत ज़्यादा विद्युत उपकरणों को संयोजित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अतिभारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है तथा पाठ के अंदर जो दिए हुए प्रश्न है वो भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फ्रेंड्स आपने क्या सीखा तथा साथ ही जो अभ्यास के प्रश्न हैं पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।